गांव में एक घर था धनिया का। मुर्गे की बांग के साथ ही धनिया की नींद खुल गई। अरे राम राम राम, इतनी ठंड लगता है आज फिर पाला पड़ा है। क्या हालत होगी मेरी इस ठंड में। फिर जैसे तैसे वह रसोई की ओर जाती है, जहां मिट्टी का चूल्हा, पास में रखी लकड़ियां और कोने में टंगी लोहे की कढ़ाई, सब जैसे सर्दी में भी उसकी राह देख रहे हो। ये सब मुझे ऐसे देख रहे जैसे ये बस मेरी राह देख रहे हो। पता नहीं भगवान ने ये पेट क्यों बनाए। ना तो ये पेट होता, ना भूख लगती हमें, ना इतनी ठंड में हमें काम करना पड़ता। वो ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी अंदर कमरे से उसकी सास की कुड़कुड़ाती आवाज आई। बहू उठ गई का? आज तो बहुते ठंड है, देसी नाश्ता बना दे, शरीर में गर्मी आ जाएगी। हाँ माँ जी, आज बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ की चाय बनाऊंगी। अरे वाह वाह, क्या नाम ले लिया तूने बहू। अब तो जी चाह रहा है अभी क्या भी खा लूं। अब सब्र ना होता, जल्दी जल्दी बना दे। और सुन, साथ में लहसुन अदरक की चटनी भी मिल जाए तो अब तो और भी मजा आ जाए। ठंड में गांव का देसी नाश्ता नहीं किया तो क्या किया? पर माँ जी, पिछले साल जब मौसी की बहू आई थी शहर से तो उन्हें तो ये सब अच्छा ना लगा था। अरे अब शहर वाले क्या जाने इसका स्वाद। उन मुंह की जिंदगी तो मोमोज और बर्गर तक ही सीमित है। अच्छा सुन बहू, मेरे लिए तो तू 4-5 रोटी बनाइयो। हैं? अम्मा 4-5 रोटी खा लोगी क्या? अरे मारे खाने को तू नजर ना लगा समझी। एक तो वैसे ही आजकल कमजोरी होती जा रही है। ये बात सुनकर अंदर बैठी धनिया हंसने लगती है। फिर धनिया ने चूल्हे में आग सुलगाई, लकड़ी चटकने लगी, जैसे ठंड से जमी उंगलियों को गर्मी मिल रही हो। उसने बाजरे का आटा गूंथा। ठंडे पानी से आटा गूंथते हुए उसके हाथ सुन्न हो गए। दैया रे दैया, पानी इतना ठंडा है कि हाथ में तो जैसे करंट दौड़ गया। धनिया ठंड में कपकपाती हुई आटा गूंथती है। तभी उसका बेटा गुड्डू दौड़ता हुआ आया। माँ आज स्कूल मत भेजना, ठंड बहुत है। अरे देसी नाश्ता खा ले, सारी ठंड भाग जाएगी। और नहीं जाना तो रहने दे, लेकिन कल जाकर स्कूल का काम पूरा कर लियो। माँ आज तो ठंड के मारे हाथ जमते जा रहे हैं। माँ मेरा दोस्त है ना सूरज, उसके मामा का बेटा आया था शहर से। वो बोल रहा था कि वो लोग नाश्ते में बस ब्रेड बटर, ऑमलेट ब्रेड यही सब खाते हैं। लेकिन जब उसने अपने गांव में पहली बार बाजरे की रोटी सरसों के साथ खाई ना, तो उसका तो जैसे स्वाद ही बदल गया। भले ही वो ब्रेड बटर खाते होंगे बेटा, पर जो मजा इस रोटी साग में वो कहीं नहीं। फिर धनिया ने जैसे ही सरसों का साग उबलने रखा और उसमें लहसुन, हरी मिर्च और मक्के का आटा डालते ही खुशबू पूरे घर में फैल गई। कुछ देर बाद उसका पति रामस्वरूप खेत से लौट आया, जो सुबह तड़के ही खेत पर काम करने चला गया था। अरे वाह, लगता है आज तो देसी दावत है। हाँ जी, ठंड में पेट भी तो गर्मी मांगता है। अब जल्दी से हाथ धो लीजिए और खाना खा लीजिए। फिर रामस्वरूप ने हाथ धोए और चूल्हे के पास आ बैठा। आज तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है धनिया। खेतों में काम करते वक्त तो इतना पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैं घर की ओर आने लगा तो ठंड हड्डियों में ऐसे घुस रही थी कि मुझे तो लगा कि कहीं मैं रास्ते में ना जम जाऊं। इसीलिए तो कहती हूँ ठंड में कुछ दिन काम ना करो तो बेहतर होगा। अरे कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? वैसे खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है। लगता है साग और बाजरे की रोटी बन रही है। पता है धनिया, जब मैं शहर में काम करता था तब यही नाश्ता मुझे बहुत याद आता था। तरस जाता था मैं गांव का ये देसी खाना खाने के लिए। लेकिन तुम तो जानती हो मुझे ये सब आता नहीं। फिर उसने बाजरे की रोटी में मक्खन लगाते हुए उसे साग के साथ परोसा। सबने चटकारा लेते हुए बड़े ही मजे से वो सब खाना खाया। बाहर बर्फ की मानो बारिश हो रही। आंगन में इतनी बर्फ भर गई थी। तभी पड़ोसन लता उनके घर की तरफ आने लगी। अरे भाई, घर में कोई है भी क्या? अरे लता काकी आइए ना, इतनी ठंड में किसकी हिम्मत है बाहर जाने की? कहो कैसे आना हुआ? अरे बहू, तू तो जानती है 3-4 दिन से लगातार इतना कोहरा पड़ रहा है कि मैं तो जंगल से लकड़ियां लेने भी नहीं जा पा रही। और घर में थोड़ी सी लकड़ियां ही है। लेकिन तूने तो पहले ही काफी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर ली थी, लेकिन मैं बुढ़िया ना कर पाई। और ठंड इतनी है कि मुझसे बर्दाश्त ना हो रही थी। और मैं जानती हूँ कि इस वक्त तेरी रसोई का चूल्हा जल रहा होगा, इसीलिए तो मैं तेरे यहाँ आ गई चूल्हे की आग सेकने। आओ ना, बैठो काकी। धनिया बहू, ये तो बड़ी खुशबू अच्छी आ रही है। आज साग बनाए क्या? हाँ काकी, ये लीजिए ना, आप भी खाइए बाजरे की रोटी और सरसों का साग। ये बात सुनकर अब तो लता के मुंह में पानी आ गया। फिर धनिया ने उसे जल्दी से खाना परोसा। लता ने 4 रोटी एक के बाद एक लगातार खा ली। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे तो बहू किसकी है? हाँ हाँ, जानती हूँ तेरी ही है। पहले मेरी होती, क्योंकि पसंद तो इसे मैंने किया था अपने बेटे के लिए। लेकिन मेरा ही बेटा नालायक निकला जो इस हीरे को छोड़कर उस दूसरे गांव की नंदिनी से लव मैरिज करके ले आया। वो तो कई साल शहर में रही है, तो उसे तो गांव के नाश्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं।
जब देखो तब वो क्या कहते हैं, पराठे या पोहा बना देगी कहती है, और कुछ मुझे आता ही नहीं। कमबख्त ने पेट में ये सब जमा दिया है, इसीलिए जब भी बहू ये देसी नाश्ता बनाती है ना, तो मैं जानबूझकर यहाँ चली आती हूँ। तो पड़ोसन दादी, इसका मतलब आपने झूठ कहा कि आप आग सेकने आई हैं? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद लता अपने घर चली जाती है। सुनिए जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, लेकिन संभल कर जाना, आज बर्फबारी काफी है। अब चिंता मत करिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। ऐसा कहकर धनिया मटका ले चली जाती है। कड़कड़ाती ठंड में आसमान में पड़ी बर्फ ऐसी लग रही थी मानो कोई उनके चेहरे पर तमाचे मार रहा हो। घाट पर जैसे ही पानी भरकर वो घर लौट रही थी, तभी पहाड़ी के रास्ते से उसका पैर फिसल गया और मटके समेत वो नीचे नदी में गिर गई। इधर जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटी तो रामस्वरूप को उसकी चिंता सताने लगी और वो उसे ढूंढते हुए उस ओर चला गया। उसने उसे हर जगह देखा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। तभी गांव के किसी आदमी ने बताया कि उन्होंने उसे उस पहाड़ी से गिरते हुए देखा था। अब सबने उसे मरा हुआ समझ लिया। ऐसे ही 1 साल बीत गया। रामस्वरूप ने अब मुखिया के खेतों का काम छोड़कर एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी थी। एक शाम, बाबा आप आ गए। मैंने जो आपसे किताब मंगवाई थी, आप लाया नहीं? हाँ लाया हूँ बेटा, तू कुछ मंगवाया और मैं ना लाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा हाथ मुंह धोकर आजा, मैं खाना लगा देती हूँ। कुछ देर बाद वो सभी खाना खाने बैठे। आज गोभी की सब्जी बनाई है। सच कहूं तो आज बाजरे की रोटी, साग और लहसुन की चटनी के साथ खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन अपनी बहू के हाथों का। आज अगर मेरी बहू होती तो। भगवान ने बड़ा अन्याय किया हमारे साथ। मेरे जाने की उम्र में उसे ले गया। जो हमारे नसीब में लिखा था उसे कौन ही टाल सकता है माँ। बेटा एक बार गुड्डू की तरफ देख, मेरी मान तो इसके लिए दूसरी माँ ले आ, तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं अब किसी और को जीवन साथी नहीं बना सकता। रामस्वरूप खाना खाकर उठ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज फैक्ट्री में उसका दोस्त श्याम खाने का टिफिन खोलता है। आजा भाई, साथ में नाश्ता करते हैं। आजा, घर में वक्त ही नहीं मिला, इसीलिए साथ ही ले आया। नहीं नहीं, तू खा दोस्त। अरे आजा, क्यों शर्माता है? वो खुशबू कुछ जानी पहचानी थी। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने जैसे सरसों का साग, लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी खाई तो हैरान रह गया। उसमें वही स्वाद था जो उसकी पत्नी के हाथों में था। ये नाश्ता किसने बनाया श्याम? मेरी बहन ने। तुम्हारी बहन? मतलब मुंह बोली। वो साल भर पहले मुझे नदी के किनारे पर मिली थी, बेहोशी की हालत में। बेचारी अपनी याददाश्त भूल चुकी है। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसीलिए मेरे साथ मेरे घर में रहती है। ये सुनकर रामस्वरूप हैरान रह गया। फिर उसने अपने बटुए से अपनी पत्नी की फोटो निकाली। क्या यही है वो? हाँ, ये तो मेरी बहन है, लेकिन इसकी फोटो तेरे पास, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। फिर रामस्वरूप ने उसे सारी बात बताई। श्याम उसे अपने साथ घर लेकर गया तो अपने पति को देखकर धनिया को भी सब याद आ गया और अब वो अपने पति के साथ घर लौट आई। पिछले साल की सर्दियों ने उन्हें जुदा कर दिया था, लेकिन इन सर्दियों ने उन्हें मिलवा दिया। अब वो अपने परिवार के पास लौटकर फिर से बड़ी खुश थी। कभी कभी श्याम भी अपनी बहन से मिलने आता रहता। ठंड में गांव का देसी नाश्ता सिर्फ पेट नहीं भरता, वो यादें भरता है, रिश्ते जोड़ता है और सिखाता है कि सादगी में ही असली गर्माहट होती है। नंदिनी बहुत ही समझदार औरत थी जो हमेशा अपने परिवार को अच्छी बातें सिखाया करती। लेकिन आज वो और दिन से भी ज्यादा खुश थी, और खुश होती भी क्यों ना। उसने अपने इकलौते बेटे अतुल की शादी गांव की लड़की काजल से जो करवा दी थी। अब काजल शादी करके शहर अपने ससुराल आ जाती है और अपना बड़ा सा मॉडर्न घर देखकर खुश हो जाती है। हाय दैया, इतना बड़ा घर! ये घर कम गांव के किसी जमींदार की हवेली ज्यादा लग रही है। अब ये घर है या हवेली या फिर कोई मंदिर, ये तेरा ही है बहू। अब तुझे ही इस घर को और इस घर वालों को संभालना है। आजा, अब अपने शुभ कदमों के साथ घर में प्रवेश कर। काजल अब अपनी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। उसके ससुराल में बहुत सारी आधुनिक चीज रखी हुई थी। काजल अपने घर आकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है तब जब वो अगले दिन जाकर अपनी रसोई देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर तरह तरह की मशीन रखी हुई थी। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और कहती है, हाय राम जी, ये सब क्या है?
यहाँ पर तो कई तरह की मशीन रखी है और आधे से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करना तो मुझे आता ही नहीं है। तभी वहाँ पर पायल छनकाती हुई उसकी सास नंदिनी आती है और कहती है, क्या बात है बहू, अभी अभी तो इस घर में आई है और अभी से तेरे चेहरे की रंगत उड़ गई। कोई तुझे देखेगा तो कहेगा कि तेरी सास और तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान करते हैं। अब बता इतनी उदास क्यों है? आप ही बताइए ना माँ जी, मैं क्या करूँ? यहाँ पर कितनी सारी मशीन रखी हुई है, हर काम को करने के लिए अलग मशीन है और मैं गांव से आई हूँ, मुझे ये सब इस्तेमाल करने ही नहीं आते, फिर मैं क्या करूँ? काजल बहू, मुझे चाय पीने की आदत है, सबसे पहले तो तू मुझे चाय पिला दे, और दूसरी बात अभी सुबह के 7 बजे है, हमारे घर वाले 10 बजे नाश्ता करते हैं। 3 घंटे में अपने हिसाब से इस रसोई को सजा दे, क्योंकि अब तो ये रसोई तुझे ही संभालनी है। तुझे जैसे इस रसोई को बनाना है तू बना सकती है। काजल ये बात सुनकर खुश हो जाती है, अपनी सास नंदिनी को चाय बनाकर पिलाती है। चाय पीकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं काजल कहती है, अब हुई ना बात, हम इस रसोई को ऐसे बना देंगे कि ऐसा लगेगा कि शहरी घर के अंदर गांव की रसोई है। काजल ये बोलकर बाहर से मिट्टी उठाकर लाती है और उसके बाद रसोई के अंदर ही एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। वो आधे से ज्यादा बर्तन नीचे जमीन पर सजा देती है और फिर थोड़ी देर में खाना बनाना शुरू करती है। रसोई से तेज धुआं उठने लगता है। तभी उसका ससुर रसोई में जाता है और कहता है, अरे भागो भागो, रसोई में आग लग गई है, इतना धुआं उठ रहा है, अरे भागो जल्दी। तो काजल को जमीन पर बैठकर खाना बनाते हुए देखता है और घर वालों को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे नंदिनी जरा यहाँ आओ, देखो ये काजल बहू ने क्या रायता फैलाया हुआ है, कल को पड़ोसियों तक धुआं जाएगा तो वो भी फायर ब्रिगेड वालों को फोन करके बुला देंगे। नंदिनी रसोई में आती है और काजल से कहती है, ये सब क्या है काजल बहू, मैंने तुझे रसोई को अपने हिसाब से संभालने के लिए कहा था, लेकिन तूने ये रसोई का क्या हाल कर दिया। और ये चूल्हा जलाने के लिए तू लकड़ी लेकर कहाँ से आई है? माँ जी, रसोई के अंदर एक कुर्सी रखी हुई थी, मुझे ऐसा लगा वो फालतू है तो मैंने उसे तोड़कर चूल्हे में आग लगा दिया, मेरा मतलब है चूल्हा जला दिया। वैसे भी कुर्सी का क्या काम, गृहिणी को तो खड़े होकर काम करना चाहिए या फिर जमीन पर बैठकर। काजल के ससुराल वालों को समझ में नहीं आता कि काजल के इस भोलेपन पर वो हंसे या फिर उसे समझाने की कोशिश करे, जिसके बाद ये सब संभालने की जिम्मेदारी नंदिनी का बेटा लेता है। काजल, ये शहरी रसोई है, इससे तुम अपने गांव की देसी रसोई नहीं बना सकती हो, इसलिए तुम्हें ये चूल्हा यहाँ से हटाना होगा। यहाँ पर सोसाइटी के लोग रहते हैं, इतना धुआं आने से वो लोग शिकायत कर सकते हैं कि हम वायु में प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है अतुल जी, अब से मैं गैस पर ही खाना बनाने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं काजल बहू, तुम्हें गैस पर ही खाना बनाना होगा, लेकिन तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सारी चीजें खुद सिखाऊंगी। नंदिनी भी अब अपनी बहू काजल के साथ मिलकर नाश्ता बनाने लगती है। काजल भी धीरे धीरे रसोई में खाना बनाना सीखने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने गांव की रसोई को बहुत ज्यादा याद किया करती। कुछ दिन गुजरते हैं, ऐसे ही एक दिन नंदिनी और उसका पति बाहर गए हुए थे, तो वहीं काजल अतुल के साथ जाकर थोड़ी शॉपिंग करके आती है और अतुल ने खुश होते हुए कहा, अब तो तुम खुश हो ना काजल, शहर में गांव की देसी बहू की रसोई जो आ गई है। यहाँ पर मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर की जगह तुम सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकती हो और इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि पापा को तो सिलबट्टे की चटनी बहुत अच्छी लगती है। हाँ अतुल जी, हम दोनों ने मिलकर सही फैसला किया है। अब से मैं अपने देसी जुगाड़ का इस्तेमाल वहाँ करूंगी जहाँ पर किसी को कोई दिक्कत ना हो। जैसे मुझे मिट्टी के तवे पर रोटी बनाना अच्छा लगता है, तो मैं लोहे के तवे की जगह मिट्टी का तवा खरीद कर ले आई हूँ। अब काजल और अतुल ने मिलकर समझदारी से रसोई की कुछ चीजों के अंदर परिवर्तन कर दिया था, जिससे किसी को परेशानी भी ना हो और काजल भी अपनी रसोई में अपना जैसा महसूस कर सके। जब ये सब कुछ नंदिनी ने घर आकर देखा तो उसकी तारीफ करने लगी। माँ जी, अब आपको इस रसोई में हुए थोड़े बहुत बदलाव से कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें बता सकती हैं। आप हमारी सास नहीं, हमारी माँ जैसी हैं। नहीं बहू, मुझे अब कोई परेशानी नहीं है, बल्कि बहू तूने तो मेरा दिल जीत लिया है। तू बहुत समझदार है, तूने इस रसोई को आधुनिक और देसी दोनों तरह की रसोई में परिवर्तित करके रख दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शहर के अंदर एक छोटा सा गांव का घर बसाया हुआ है। बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ काजल बेटा, मेरा आशीर्वाद अब हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे तो सिलबट्टे वाली चटनी बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी सास को वो बनाने में बहुत आलस आता है। अब तो मैं तुमसे रोज सिलबट्टे पर चटनी पिसवाया करूंगा और कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए ससुर जी, मैंने अपनी मिट्टी का चूल्हा उठाकर छत पर रख दिया है
हम कभी कभी छत पर बैठकर भी देसी खाना बना सकते हैं। उससे किसी को धुआं भी नहीं जाएगा और परेशानी भी नहीं होगी। वैसे भी जब लोग डिजायर करते हैं तभी तो धुआं होता है। अरे पागल लड़की, वो बोनफायर होता है, डिजायर नहीं। वैसे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कभी कभी हमारा सारा परिवार साथ में बैठकर छत पर खाना बना और खा सकता है। इससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम छत पर पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। जी आप समझ गए ना, ऐसा ही समझदार पति चाहिए था हमको। काजल की इस भोली सी बात को सुनकर उसके ससुराल वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और इस तरह गांव की देसी बहू अपनी देसी रसोई में छोटे छोटे बदलाव करती रहती है और अपने शहरी ससुराल में एडजस्ट करके खुशी खुशी रहने लगती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।